हेलो बच्चों, स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूक्लिक एसिड को। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपके न्यूक्लिक एसिड जो उसके मॉलिक्यूल वगैरह को, इन सब को। न्यूक्लिक एसिड बेटा आपको पता है ये आपके सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो डीएनए होते हैं, आरएनए होते हैं, इन सबको हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड आपका बायोमॉलिक्यूल है, ये आपके सेल में हर जानदार के अंदर होता है, चाहे वो वायरस हो या अलजी हो, फंजी हो, बैक्टीरिया हो, साइनोबैक्टीरिया, इन सब के अंदर मौजूद होता है। इवन देखें वायरस सेल का भी बना हुआ नहीं है, पर वायरस के अंदर भी आरएनए और डीएनए होते हैं एज ए जेनेटिक मटेरियल के तौर। तो न्यूक्लिक एसिड की थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें तो बड़ा न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया था फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में पस सेल से। ठीक है ना। पस जो आपको पता है ये गंध होता है, जो जख्म के टाइम नहीं गंदा सा एक फ्लूइड निकलता है, उस फ्लूइड को हम कहते हैं पस। उस पस के अंदर होते हैं व्हाइट ब्लड सेल। इन व्हाइट ब्लड सेलों के अंदर न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर था डीएनए बेटा। तो इस डीएनए को पहली बार इसने देखा था फ्रेडरिक मिशर ने, और इसका नाम रखा था शुरू में न्यूक्लिन, क्योंकि ये चीज जो है ना न्यूक्लियस के अंदर होती है। फिर 1920 में पता चला कि इस न्यूक्लिन के अंदर एसिडिक प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि इस डीएनए के अंदर जो है एसिड होता है जिसको हम कहते हैं फास्फोरिक एसिड। तो इसका नाम 1920 में चेंज होके न्यूक्लिन से न्यूक्लिक एसिड पड़ गया। तो ये थी इसकी मोटी मोटी हिस्ट्री। अब आगे चलें तो न्यूक्लिक एसिड एक पॉलीमर है जो कि बना हुआ है मोनोमर का। उसके मोनोमर को हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड्स आपको पता है जैसे अमीनो एसिड वगैरह होते हैं, ऐसे इसके मोनोमर है, छोटे छोटे ये मॉलिक्यूल्स हैं जो मिलते जाएंगे तो नतीजे में पॉलीमर बनेगा, हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला मॉलिक्यूल बनेगा। न्यूक्लिक एसिड मौजूद है वायरस लेकर ह्यूमन मेन हर किसी के अंदर। न्यूक्लिक एसिड के बड़े बड़े दो टाइप होते हैं, एक आपका है डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, दूसरा होता है आरएनए। अब ये जो दोनों हैं सेम ही होते हैं, थोड़ा सा ही फर्क होता है। और जैसे देखें आप बेटा, आपका जो डीएनए होता है, डीएनए के अंदर भी सेम चीज होती है, नाइट्रोजन बेस के अंदर राइबो शुगर होती है। ठीक। पर राइबो शुगर के अंदर यहाँ डीएनए वाली में एक ऑक्सीजन कम होता है, ये होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इस शुगर का फार्मूला आता है C5H10O4 होता है। ठीक है, तब इसको कहते हैं डीऑक्सीराइबोस शुगर। और ये आपकी शुगर जो है ना ऑक्सीजन कम होने की वजह से ज्यादा स्टेबल हो जाती है, इस वजह से डीएनए जो मॉलिक्यूल है ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल होता है। ऐसे ही आपकी राइबो शुगर के साथ इसके अंदर होते हैं डीएनए में नाइट्रोजन बेस, जिसको हम कहते हैं एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन। चार नाइट्रोजन बेस होते हैं, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन। अब नाइट्रोजन बेस जो है ना ये अटैच होते हैं राइबो शुगर के कार्बन 1 के साथ, मिसाल है ये नाइट्रोजन बेस अटैच हुआ एडेनिन। फिर अटैच होता है तीसरा कंपाउंड, इसका नाम है फास्फोरिक एसिड, जो कि अटैच होता है राइबो शुगर के कार्बन नंबर 5 पे। तो जब ये तीन चीजें मिल जाएंगी, राइबो शुगर, नाइट्रोजन बेस और फास्फोरिक एसिड, तो नतीजे में एक मॉलिक्यूल बनेगा, एक मोनोमर बनेगा। इस मॉलिक्यूल या मोनोमर को हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो ऐसे देखें न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं ये जुड़ते जाएंगे बाय फास्फोरिक एसिड बॉन्ड, तो नतीजे में बन जाएगा आपका डीएनए या फिर आरएनए। अब ये बॉन्ड कैसे बनेगा, देखें ये राइबो शुगर 3 कार्बन है, ये राइबो शुगर 5 कार्बन है, ये फास्फोरिक एसिड बॉन्ड बनते हैं। तो ऐसे ये देखें 3 to 5 कार्बन ये बॉन्ड बनता जाएगा, नतीजे में एक मोटा सा धागा बन जाएगा, इस धागे को कहते हैं हेलिक्स। इससे दूसरा धागा बनेगा, फिर दोनों धागे जुड़ जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू, ऐसे बन जाएगा आपका डीएनए। अब इसकी थोड़ी सी हम रीडिंग वगैरह करते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड क्या है, ये मोनोमर होते हैं न्यूक्लिक एसिड के, ये पेंटो शुगर के बने हुए हैं, नाइट्रोजन बेस होते हैं इसके अंदर जो अटैच होते हैं आपके इस पहले कार्बन पे शुगर के। ठीक। अब ये देखें ये शुगर है राइबो शुगर, इसका कार्बन 1 है यहाँ पे अटैच हुआ नाइट्रोजिनस बेस, और कार्बन 5 पे अटैच होगा फास्फेट या फास्फोरिक एसिड। फास्फेट कहाँ पे अटैच होता है, कार्बन नंबर 5 पे, पेंटो शुगर पे। अच्छा, अब ये आपका जो डीएनए होता है उसके अंदर जो जैसे ही ये चीजें बनेगी तो शुरू से क्या होता है कि ये आपका राइबो शुगर है, उसके साथ जैसे ही नाइट्रो बेस अटैच होगा ना, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। फिर नाइट्रो बेस जैसे ही अटैच होगा तो इस पूरी कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो ये ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है। फिर डीएनए आरएनए के अंदर 4 तरह के होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। अब वो कौन कौन से देखें, आपके अंदर जो डीएनए है उसमें होता है एडेनिन ग्वानिन, उसके बाद आता है साइटोसिन थाइमिन। आरएनए के अंदर होता है एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन और यूरेसिल होता है, ये चीजें होती हैं आपकी। अच्छा, अब ये जो फर्दर इसके स्ट्रक्चर के बेस पे नाइट्रोजन बेस के 2 टाइप है, प्यूरिन एंड पेरिमिडिन। प्यूरिन का मतलब है वो नाइट्रोजन बेस जिसमें डबल रिंग स्ट्रक्चर्स हों, जैसे कि एडेनिन और ग्वानिन है, ये प्यूरिन कहलाते हैं, इसमें डबल रिंग स्ट्रक्चर होती हैं। ऐसे आपका साइटोसिन थाइमिन यूरासिल है, ये पेरिमिडिन कहलाते हैं क्योंकि इसमें सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट हम चलें तो आपके न्यूक्लिक एसिड के
ओवरऑल 3 फर्दर क्लासेस भी हैं। जैसे पहला क्लास है मोनोन्यूक्लियोटाइड, जैसे हमने पढ़ा था लिपिड में 4 क्लासेस थे। जैसे आपके प्रोटीन के 2 टाइप थे, फाइब्रस और ग्लोबुलर। ऐसे कार्बोहाइड्रेट के 3 टाइप थे, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। ऐसे न्यूक्लिक एसिड के भी ये 3 सब क्लास होते हैं। मोनोन्यूक्लियोटाइड का मतलब है जनरली एक ही न्यूक्लियोटाइड, उसी को हम कहते हैं मोनोन्यूक्लियोटाइड। अब ये सारे के सारे आपके मोनोमर होते हैं जो आगे चलकर न्यूक्लिक एसिड या डीएनए आरएनए को बनाते हैं। अच्छा, अब ये रहा देखें एक न्यूक्लियोटाइड है। इस एक न्यूक्लियोटाइड में कोई एक नाइट्रोजन बेस अटैच होगा, फिर फास्फोरिक एसिड अटैच होगा, तो ये न्यूक्लियोटाइड बन जाएंगे। अब बहुत ही सिंपल है, देखें अब ये राइबो शुगर है बेटा, इसके साथ मिसाल एडिनिन अटैच हुआ, एक फास्फोरस अटैच हुआ, तो इस न्यूक्लियोटाइड का नाम होगा एएमपी, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। इसे 3 फास्फोरिक एसिड अटैच होते हैं या 2 अटैच होते हैं तो नाम पड़ेगा एडीपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। 3 फास्फोरिक एसिड अटैच होते हैं तो इसका नाम पड़ेगा एटीपी, यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि एटीपीए या एडीपीए या एएमपीए ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, मोनोन्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं। ऐसे फॉर एग्जाम्पल राइबो शुगर के कार्बन 1 पे एडिनिन की जगह ग्वानिन आ गया, एक फास्फेट आ गया, तो इस न्यूक्लियोटाइड का नाम पड़ेगा जीएमपी। 2 फास्फेट आए तो जीटीपी, 3 फास्फेट आए तो जीटीपी। ऐसे मिसाल यहाँ पे साइटोसिन आता है, एक फास्फेट आता है तो इसका नाम पड़ेगा सीएमपी, ऐसे सीडीपी। ऐसे आप समझ रहे हैं, तो ये सारे न्यूक्लियोटाइड ही होते हैं आपके, जो भी एटीपी एडीपी वगैरह सब, ठीक। तो इसका एग्जाम्पल है एडीपी, एटीपी, ये सारे मोनोन्यूक्लियोटाइड होते हैं। अब एटीपी एडीपी इनका काम आपको पता है, एनर्जी लेना एक जगह से दूसरी जगह, इन प्रोसेस को देना है, मेटाबॉलिक रिएक्शन वगैरह को। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करते हैं। एटीपी वगैरह क्या करते हैं, ये आपके जो भी प्रोटीन संतुलित होते हैं, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, मैकेनिकल एनर्जी चाहिए आपके साइक्लोस के लिए, यानी कि साइटोप्लाज्म की मूवमेंट के लिए, या फिर कंट्रैक्शन के लिए, सेल डिवीजन के लिए, फ्लैजिला की मूवमेंट के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, ये सारे एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस हैं। इन सबको एनर्जी कौन देता है, एटीपी। एटीपी जब टूटेगा तो उससे एडीपी निकलेगा और फास्फेट बनेगा, और एक एटीपी के टूटने से 7.3 किलो कैलोरी की एनर्जी मिलती है, या हमें मिलती है 31.8 किलो जूल पर मोल एनर्जी मिलती है एक एटीपी से, यानी कि एक इसके फास्फेट के टूटने से, ठीक है। नेक्स्ट हम चलें तो टॉपिक है आपका डाइन्यूक्लियोटाइड। डाइन्यूक्लियोटाइड मतलब उसको कहते हैं जिसमें 2 न्यूक्लियोटाइड हो। जैसे देखें ये एक राइबो शुगर है, ये राइबो शुगर है, इसके अंदर कार्बन नंबर 1 पे एडिनाइन मौजूद है, और दूसरे आपके राइबो शुगर के कार्बन नंबर 1 पे विटामिन मौजूद होता है। अब यहाँ पे मिसाल है विटामिन B3। विटामिन B3 को कहते हैं निकोटिनामाइड दूसरे नाम से। फिर फास्फोरिक एसिड आते हैं। तो ये एक डाइन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल है, इस डाइन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल का नाम है NAD, निकोटिनामाइड एडिनोसाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। यानी कि NAD एक डाइन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल है जो कि बना हुआ है 2 न्यूक्लियोटाइड का, और इसके अंदर एक आपकी शुगर के ऊपर एडिनाइन होता है, दूसरी शुगर जो है ना राइबो, उसके ऊपर निकोटिन अमाइड या विटामिन B3 होता है। तो NAD क्या है बेटा, एक को एंजाइम है। ये एंजाइम्स को एक्टिव करने के लिए यूज होता है, ये एक को फैक्टर होता है, और इसका काम है एक जगह से हाइड्रोजन एटम को उठा के दूसरी जगह पे देना, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करना ड्यूरिंग योर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एंड आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस के टाइम। ऐसे दूसरा मिसाल है FAD बेटा। FAD फ्लेविन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, ये भी सेम ही मॉलिक्यूल होता है। फर्क कितना है, FAD और NAD में प्रोसेस दोनों का सेम ही, हाइड्रोजन को ही उठाना। पर FAD के अंदर जो ना राइबो शुगर जो होती है इसकी पहले वाली, उसके ऊपर विटामिन B2 होता है, बस यही फर्क है। उस विटामिन B2 को ही हम कहते हैं फ्लेविन अमाइड। नेक्स्ट हम चलें तो आपके मेन मॉलिक्यूल है जिसको हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जिसमें आता है आपका DNA और RNA। अब फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे बनता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि राइबो शुगर का तीसरा कार्बन जाके बॉन्ड बनाता है आपके निचला जो राइबो शुगर उसके 5वें कार्बन के फास्फेट ग्रुप के साथ। तो ऐसे बॉन्ड बनता है 3 कार्बन टू 5 कार्बन, और इस बॉन्ड को हम कहते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं, जिसके नतीजे में धागे बनते जाएंगे और ये DNA RNA बन जाएंगे। तो देखें बॉन्ड कैसे बनता है, जब 2 न्यूक्लियोटाइड लिंक हो जाएं बाय बॉन्ड, जैसे DNA RNA में होता है, दिस लिंकेज या बॉन्ड इज कॉल्ड फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। इट इज कंसिडर्ड ए बैकबोन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। ये बॉन्ड मेन होता है, बैकबोन होता है, इसी की वजह से DNA RNA बनते हैं। अब ये होता कैसे, बहुत ही सिंपल है कि केमिकल प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि फास्फोरिक एसिड जो है ये रिएक्ट करता है हाइड्रोक्साइड ग्रुप ऑफ अनदर ऑन योर 3rd कार्बन ऑफ पेंटोस शुगर, और 5 to 3 कार्बन ऐसे रिएक्ट कर जाएंगे और ये बॉन्ड बन जाएगा, बहुत ही सिंपल। फिर अगला टॉपिक है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जो बने हुए हो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के। इसके 2 मिसालें DNA और RNA। पहले हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ DNA को। बेटा DNA की स्ट्रक्चर जो है ना, इसको हमने बताया गया था हमें किसने, वाटसन और किर्क ने 1953 में।
ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया था डीएनए का मॉडल, ये साल भी याद रखें। इन्होंने कहा था कि डीएनए जो है डबल हेलिकल है, डीएनए दो धागों का बना हुआ है, ठीक है। और ये दो धागे बने हुए 4 न्यूक्लियोटाइड के, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन के। अब ये दोनों धागे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि एक धागा जो होता है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है, दूसरा होता है अपोजिट 5 टू 3, यानी कि एक ऊपर से नीचे जाता है तो दूसरा नीचे से ऊपर आता है, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा, इसके बाद इन्होंने कहा था कि एडेनिन के सामने हमेशा थाइमिन आता है, साइटोसिन के सामने हमेशा ग्वानिन आता है। एडेनिन और थाइमिन जो है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जैसे आप यहाँ पे फिगर में देखें, साइटोसिन के सामने ग्वानिन होता है या ग्वानिन के सामने साइटोसिन होता है, थाइमिन के सामने हमेशा एडेनिन आता है, और इनके बीच में जो बॉन्ड होता है हाइड्रोजन वो कौन सा होता है, इनके बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, और एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इसी बॉन्ड के थ्रू ये दो धागे जुड़ जाते हैं। फिर हम देखें तो आपका जो डीएनए या आरएनए, खासतौर पे डीएनए, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो डीएनए के जो साइड होते हैं उसमें क्या होता है, राइबो शुगर और फास्फोरिक एसिड होते हैं। डीएनए के इस साइड्स को बेटा हम कहते हैं आपकी ओवरऑल अपराइट। अपराइट का मतलब है डीएनए का साइड वाला हिस्सा। बाकी नाइट्रोजन बेस है ना, ये सेंटर होता है डीएनए का, इस सेंट्रल हिस्से को हम कहते हैं रंक्स। रंक्स यानी कि पेयर्ड नाइट्रोजिनस बेस। तो देखें, हर एक हेलिक्स जो इसमें दो पार्ट होते हैं, अपराइट होता है, दूसरा रंक्स होता है। अपराइट का मतलब है साइड, जिसमें आपका आता है शुगर और फास्फेट ग्रुप, और दूसरा आता है रंक्स जिसमें क्या आते हैं, पेयर्ड नाइट्रोजिनस बेसेस आते हैं। ये चीजें आपकी सारी डीएनए के बारे में। ऐसे हम नेक्स्ट चलें तो बोथ हेलिक्स, डीएनए के जो दोनों धागे हैं ना बेटा, वो आपस में जुड़े हुए बाय विच बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। देखें ये डीएनए के दो धागे, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है जो इनको जोड़ के रखता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जैसे हमने अभी पढ़ा कि एडेनिन है तो सामने आएगा थाइमिन, साइटोसिन है तो सामने आएगा ग्वानिन, उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, एडेनिन थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। इससे दोनों धागे एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। 5 to 3 वाला डाउनवर्ड होता है, 3 to 5 वाला अपवर्ड होता है। अब ये दोनों ही जो धागे हैं इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है 20 एंगस्ट्रॉन या 2 नैनोमीटर। इससे जो टर्न आता है डीएनए का, ये एक टर्न, इस टर्न का डिस्टेंस कितना होता है, 34 एंगस्ट्रॉन, या इसको कहते हैं 3.4 नैनोमीटर। इस टर्न के अंदर होते हैं 10 न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है 3.4 एंगस्ट्रॉन। तो ये सारी चीजें तो यहाँ पे डिस्कस की हुई हैं, जो हम अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन है तो जरूर पूछिएगा। बाकी हम जीन वगैरह ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।